everyone, hope you all are doing good in your studies। तो आ गए हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। BFUHS स्टाफ नर्स की हम कर रहे हैं तैयारी। तो 69 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करा दिया है और बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल बेस्ड और BFUHS में जैसे क्वेश्चन आते हैं सिनेरियो बेस्ड ही क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जिसको ऐसे ही क्वेश्चंस के PDF चाहिए जिसमें मैंने ऐसे ही क्वेश्चंस लिखे हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि आपको BFUHS के पेपर के लिए 100% रेडी कर देंगे, तो आप वो मेरे से ले सकते हैं 199 रुपीज़ में। और अगर किसी बच्चे ने अभी तक थ्योरी बेस्ड नहीं किया है और टाइम भी कम है, तो वो मेरे से गोल्डन पॉइंटर्स ले सकता है जिसमें हर एक सब्जेक्ट के गोल्डन पॉइंट है 99 रुपीज़ में। सो अगर आप मेरे से गोल्डन पॉइंटर्स ले रहे हो और अगर आपको PDF चाहिए तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 149 का, जिसमें आप 299 की बजाय 249 में दोनों ही चीज़ें मेरे से ले सकते हो, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा गाइड भी कर दूंगी टॉपिक्स के बारे में। जिसको भी ऐसा मेरे से PDF या फिर गोल्डन पॉइंट्स अलग से लेने हैं वो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। मैं अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से मेरे से डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। ये एक ऑफर है आप लोगों के लिए। बाय करना है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है और मेरे से ले सकता है, बिकॉज पेपर नियर बाय है, बच्चे बहुत कोचिंग भी ले रहे हैं। आपको अपनी 100% तैयारी करके जाना है, बिकॉज पेपर टफ होने वाला है, काफ़ी बहुत टाइम बाद वैकेंसी निकल रही है। बहुत अच्छी अच्छी तैयारी की है। आई होप कि आप भी इसकी तरफ ध्यान देंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नर्स असेस द क्लाइंट स्टोमा ड्यूरिंग द इनिशियल पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली टू द फिजिशियन। अगर एक नर्स असेस कर रही है क्लाइंट को जिसको स्टोमा, अभी हमने ओपनिंग क्रिएट की है, ठीक है, इनिशियली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, तो कौन सी ऐसी ऑब्जर्वेशन जो वो है रिपोर्ट करेगी जो उसको फिजिशियन को बतानी है। क्वेश्चन को स्किप मत करके देखा करिए ताकि आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भी प्रॉपरली पता चल जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन ऐसे ही आए, इसीलिए मैं हर एक क्वेश्चन में अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे पास ऑप्शन है, द स्टोमा इज स्लाइटली एडेमेटस, द स्टोमा इज डार्क रेड टू पर्पल, द स्टोमा ओजेज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड, द स्टोमा डज नॉट एक्सपेल स्टूल। देखो जो स्टोमा होता है वो थोड़े टाइम के लिए एडेमेटस तो होता ही है, ठीक है, हल्का सा, बिकॉज अभी अभी हमने ओपन किया है उसको, ठीक है, अभी अभी बनाया है, तो वो थोड़ा सा स्वेल्ड आउट दिखता ही है। जैसे अभी अभी कहीं वूंड हुआ हो तो स्वेलिंग हो जाती है ना हल्की सी, तो ऑपरेशन के बाद भी ये साइड पे आपको स्वेलिंग देखने को मिलती है। और अभी तो एकदम से तो वो स्टूल एक्सपेल करना स्टार्ट नहीं करेगा, पहले हम इस पर चेक करते हैं फ्लैटुलेंस। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना, अगर स्टोमक वर्क कर रहा है तो हम देखेंगे जो फ्लैटुलेंस है वो पास हो रही है, ठीक है। उसके बाद हल्का सा अमाउंट ऑफ ब्लड, जब भी किसी की सर्जरी होती है तो आपने देखा होगा जो सर्जिकल साइट होती है उसमें से हल्का हल्का ब्लड देखने को मिलता है, बिकॉज वो भी ताज़ा ताज़ा वूंड होता है। अगर जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है वो देखने को मिलेगी अगर उस स्टोमा का कलर रेड, डार्क रेड हो या फिर पर्पल हो। अगर ऐसा रेड कलर और डार्क रेड कलर और पर्पल है, इट मीन्स वहाँ पे जो सर्कुलेशन है वो क्या हो रखी है, खराब हो रखी है। जो सर्कुलेशन है वहाँ पे नहीं हो रही है प्रॉपरली, जिस वजह से हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा फिजिशियन को कि मे बी देयर इज एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द ऑपरेशन अकर्स। स्टोमा जो होता है नॉर्मली पिंकिश कलर का होता है, ब्राइट रेड कलर का होता है, डार्क रेड कलर का नहीं होता, ना पर्पल कलर का होता है, ठीक है। तो हल्का सा आपको पेल भी दिख सकता है विद येलो, हल्का सा पेल दिखेगा विद पिंकिश और रेडिश कलर, सो दैट इज नॉर्मल। बट अगर आपको डार्क रेड और पर्पल कलर का दिख रहा है, इट मीन्स वहाँ पे सर्कुलेशन प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर फॉर अ क्लाइंट आफ्टर एपेंडेक्टमी शुड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक पेशेंट की पेंडेक्टमी हुई है अभी, तो पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर क्या होगी। एडमिनिस्टर सिट्स बाथ 4 times a day, नथिंग द फर्स्ट बावल मूवमेंट आफ्टर द सर्जरी, नोटिंग लिमिटिंग द क्लाइंट एक्टिविटी टू बाथरूम और मेजरिंग abdominal गर्थ एवरी 2 hourly। तो जब भी किसी की पेंडेक्टमी होती है तो ऑलवेज याद रखना उस पेशेंट की हम बावल मूवमेंट जो है वो चेक करते हैं आफ्टर द सर्जरी, कि जो प्रॉपर जो उसका नॉर्मल रूटीन पैटर्न था वो उसका दोबारा से नॉर्मल हो गया है कि नहीं हुआ है, जो सर्जरी है वो प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई है। एपेंडेक्टमी में लिमिट करना बाथरूम तक जाना इज नॉट, उसको तो अगले दिन ही एम्बुलेट करा देते हैं क्योंकि माइनर प्रोसीजर है, ठीक है। अपेंडिसाइटिस निकाल के उसको अगले दिन ही एम्बुलेट करा देते हैं, तो लिमिट नहीं करते हम उसकी एक्टिविटी। एब्डोमिनल गर्थ का इससे कोई लेना देना नहीं है, हल्का सा प्रोसीजर होता है, एक कट लगता है। उसके बाद सिट्स बाथ का भी इसका लेना है। सिट्स बाथ हम किस में देते हैं, याद रखना है हेमरॉइड्स में जो हमारी प्रायोरिटी आती है वो होती है पेशेंट को, अगर यहीं पे होता है कि हेमरॉइड्स वाले पेशेंट को क्या करेंगे तो एडमिनिस्टर करना सिट्स बाथ, यहाँ पे सिट्स जेड आएगा, सिट्स बाथ देना पेशेंट को इन द डे। तो एपेंडेक्टमी में इसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है, वाइल असेसिंग अ
पेशेंट विद पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर विद साइन इज सीन नियर द अम्बिलिकल रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएफयूएचएस में देखने को मिलता है। तो अगर किसी को पैनक्रियाटाइटिस पैनक्रियास का डिसऑर्डर है तो कौन सा साइन ऐसा देखने को मिलेगा, नियर द अम्बिलिकल रीजन, कूलन साइन, रॉबसिंग साइन, टर्नर साइन, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कूलन साइन, ठीक है। अम्बिलिकल रीजन के पास हमें कूलन साइन देखने को मिलता है, जहाँ पे जब आप अम्बिलिकल पे देखोगे तो वहाँ पे डिस्कलरेशन देखने को मिलेगी। Next is the assessment finding that should be reported immediately should it develops in the patient with acute pancreatitis। तो कौन से पेशेंट में ऐसी कौन सी रिपोर्टिंग है हम जो पैनक्रेटाइटिस पेशेंट में हो गई कि हमें वो फिजिशियन को उसी टाइम बतानी पड़ेगी। तो दैट इज नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डिक्रीज बावल साउंड या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सो ऑब्वियसली हम एबीसी पे जाएंगे। अगर उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, इट मीन्स के पेन इतना विग्रस हो गया है कि ब्लड सप्लाई ही नहीं जाती है। जब भी हमें पेन होता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कंजप्शन ज़्यादा होती है, ठीक है। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को डिक्रीज करने के लिए हम ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि अगर किसी को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है पैनक्रेटाइटिस में तो उसको क्या करना है, हमने सबसे पहले ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनना। अ न्यूली डायग्नोज प्रेग्नेंट क्लाइंट है, टेल द नर्स इफ आई एम गोइंग टू हैव ऑल ऑफ दीज डिस्कम्फर्ट आई एम नॉट श्योर आई वांट टू बी प्रेग्नेंट। द नर्स इंटरप्ट द क्लाइंट स्टेटमेंट एज अ इंडिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक न्यूली डायग्नोज प्रेग्नेंट है, अभी अभी न्यूली डायग्नोज हुई है वो प्रेग्नेंट, तो अभी अभी पता चला है उसे। तो वो नर्स को कह रही है कि अगर मुझे यही डिस्कम्फर्ट होता रहेगा तो मेरे को लगता है मैं ये प्रेगनेंसी नहीं चाहती, ठीक है। तो नर्स उसकी जो है स्टेटमेंट को इंटरप्ट करके क्या कहेगी, नर्स को क्या पता चलेगा कि क्या इंडिकेशन है ये। फियर ऑफ प्रेगनेंसी आउटकम, रिजेक्शन ऑफ द प्रेगनेंसी, नॉर्मल एम्बिवेलेंस, इनएबिलिटी टू केयर फॉर द न्यूबॉर्न। सो देखो ये जो होता है नेचर सभी प्रेग्नेंट वुमेन्स में देखने को मिलता है, जो कि एंड हो जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में। जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होने वाला होता है ना, तो अपने आप ही मदर जो है इस चीज़ को अडेप्ट कर लेती है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई मदर एकदम से प्रेग्नेंट हो रही है, उसे पता चला है, उसे इतना डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। ऑब्वियसली अगर हम बीमार होते हैं, प्रेगनेंसी में भी इतनी हार्मोनल फ्लक्चुएशन होती है, तो ऐसा होता है कि मेरे साथ क्या हो गया, मैं नहीं होना चाहती थी। आप में से जो अगर प्रेग्नेंट हो चुके होंगे है ना, उनको पता होगा। सो ये नॉर्मल एम्बीवेलेंस देखने को मिलता है। एम्बीवेलेंस क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट आते हैं, हाँ भी ना भी, कि मेरे को होना भी था नहीं भी होना, पर ये ऑलरेडी चले जाता है। फियर नहीं होता, ये कोई भी आउटकम का फियर नहीं है, क्योंकि अभी न्यूली डायग्नोज्ड है और उसमें वो कह रही है डिस्कम्फर्ट, ठीक है। दूसरा रिजेक्शन ऑफ द प्रेगनेंसी, रिजेक्शन ऑफ द प्रेगनेंसी होती तो वो नर्स को कहती कि आप मेरे को अबॉर्शन का कोई ज़रिया बता दो। इनएबिलिटी टू केयर द न्यूबॉर्न, अगर इनएबिलिटी ऑफ न्यूबॉर्न होती तो वो ये बोलती कि मैं बच्चे की केयर कैसे करूँगी, इसलिए मैं प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती। बट इसमें वो खुद के डिस्कम्फर्ट के बारे में बोल रही है, वो खुद ही रेडी नहीं है। सो एक नॉर्मल एम्बिवेलेंस होता है जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में आके अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस सोच समझ के करने हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप पीडीएफ्स लो, नहीं लेने तो तब भी आप एमसीक्यूज ज़्यादा से ज़्यादा करो, जिससे क्या होगा, ऐसे एमसीक्यूज ही आते हैं बीएफयूएचएस में, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल रहे तो आप मेरे से बाय कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही में गोल्डन पॉइंटर्स भी ले सकते हैं, उसमें आप रोज़ उन गोल्डन पॉइंटर्स को रीड करोगे तो आई डेफिनेटली एश्योर यू कि आप पेपर क्रैक करोगे, क्योंकि गोल्डन पॉइंटर्स ही इस टाइम आपके लिए सेवियर रहेंगे। जिसने कुछ भी तैयारी नहीं की है, जिसने तैयारी कर ली, अब एमसीक्यूज की टर्न है, तो वो ट्राई करे डायरेक्ट एमसीक्यूज ना करे, ऐसे ही एमसीक्यूज करे। और अगर नहीं है आपके पास ऐसे एमसीक्यूज, आपके पास कुछ नहीं है, तो आप में से पीडीएफ बाय कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपका एनहांस करेंगे कॉन्फिडेंस, और आपको पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ड्यूरिंग अ विजिट टू द प्रीनेटल क्लिनिक, अ क्लाइंट प्रेग्नेंट क्लाइंट एट 32 वीक gestation complains of heartburn. The client made further instructions when she says she must to do. तो एक प्री नेटल क्लिनिक में एक क्लाइंट आई है जो 32 वीक gestation पे है और वो हार्ट बर्न की कंप्लेंट कर रही है। तो उसको हमें और इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी। अगर वो कहती है, क्या कहती है, अवॉइड हाईली सीजन्ड फूड, अवॉइड लाइंग डाउन राइट आफ्टर द ईटिंग, ईट स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील, या फिर कंज्यूम लिक्विड ओनली बिटवीन मिल्क। अगर वो पेशेंट कह रही है ना कि मुझे इन बिटवीन द मिल्क लिक्विड खाना है, तो हमें उसे और इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी। इसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है, द क्लाइंट मेड फर्दर इंस्ट्रक्शंस, उसको और इंस्ट्रक्शंस चाहिए जब ये बोलेगी। तो इनमें से जब वो ये बोलेगी ना, इन बिटवीन खाना के पानी पीने से क्या होता है कि जो पेट है वो फुलफिल नहीं होता, ठीक है, फुलफिल नहीं होता, जिससे उसको बर्ड हैवीनेस फील होती है और उसे हार्ट बर्न फील होता है।
हम उसको ये भी बोलेंगे इंस्ट्रक्शन, ये तो तीनों चीज़ें राइट है। हम कहते हैं कि सीज़न फूड मत खाओ क्योंकि उससे भी एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है। अगर वो खाना खाने के बाद एकदम से लेट जाएगी तब भी उसे हार्ट बर्न फील होगा, और अगर वो स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट लेगी तब भी उसे लेगी तो उसे हार्ट बर्न फील कम होगा। ठीक है, तो लाई डाउन को भी अवॉइड करना है, हाईली सीजन फूड को भी अवॉइड करना है, और स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील लेनी है अगर हार्ट बर्न हो रहा है। ठीक है, हैवी मील लेने से टाइटनेस फील होगी जिससे उसे लगेगा कि खाना ऊपर आ रहा है। पर अगर वो ये बोलती है कि मेरे को खाने के बीच में लिक्विड लेना है तो हमें उसे और चीज़ें समझानी पड़ेंगी। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं BFHS में। Next है 40-year-old client who is quite anxious say that she would rather die than be pregnant. Which of the following response by the nurse is most helpful? तो देखो एक 40 years की client है जो कि क्वाइट एग्जियस है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में है। वो कह रही है मैं चाहे इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ प्रेग्नेंट होने से अच्छा। तो नर्स उसको क्या रिस्पॉन्स देगी? ठीक है, 40 ईयर्स की है तो थोड़ा स्टेटमेंट समझना, 40 ईयर की प्रेग्नेंट है और वो ये स्टेटमेंट कह रही है और एंग्जाइटी में है। ट्राई नॉट टू वरी अंटिल आफ्टर द प्रेग्नेंट टेस्ट, कि तुम वरी मत करो, प्रेगनेंसी टेस्ट आने दो। यू नो प्रेगनेंसी नॉर्मल इवेंट है, उसको बताएंगे कि जो प्रेगनेंसी है वो एक नॉर्मल इवेंट है। यू ओनली 40 ईयर्स ओल्ड एंड नॉट टू ओल्ड टू हैव अ बेबी, तुम सिर्फ 40 साल की हो, ये इतना लेट नहीं हुआ है बेबी के लिए। आई सी यू अपसेट, टेक सम डीप ब्रेथ टू रिलैक्स अ लिटिल। सो देखो सबसे पहली बात तो वो 40 ईयर्स की है, ऑब्वियसली एक सोशल स्टिग्मा होता है कि इतनी बड़ी लेडी है, जो कि बहुत नॉर्मल है, और वो क्वाइट एग्जियस भी है, तो इट मीन्स वो एंग्जाइटी में भी है इस पर। दूसरा, तीसरा वो प्रेग्नेंट भी है और वो इतनी स्टेटमेंट मार रही है कि मैं डाई, इससे अच्छा मैं मर जाऊँ। सो सबसे पहले तो ये तो हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट कराओ अंटिल प्रेगनेंसी टेस्ट। इसका मतलब कि हम उसको ये कह रहे हैं कि जब तेरा प्रेगनेंसी टेस्ट हो जाएगा तो वरी कर लियो। नो, ऐसा नहीं बोलना। ठीक है, फिर वो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो वरी करना स्टार्ट कर देगी। थोड़ा टाइम का रिलीफ थोड़ी देना हमें पेशेंट को, तो प्रॉपरली रिलीफ देना है उसको। नॉर्मल इवेंट है प्रेगनेंसी, बट एट 40 ईयर्स ऑफ एज एक सोशल हमारी एबिलिटी पे, हमारी मेंटल एबिलिटी पे इफेक्ट करता है, तो इसको हम ये नहीं बोल सकते कि नॉर्मल इवेंट है। वो कहेगा क्या बोल रही है नर्स, पागल हो गई है क्या, मैं 40 साल की हूँ। उसके बाद यू आर ओनली 40 ईयर्स ओल्ड एंड नीड्स टू नो, 40 ईयर्स ओल्ड का लेट है प्रेगनेंसी होना, अगर कंसीव हो गया है सो इट्स नॉर्मल थिंग। आई फॉर द नर्स इट इज़ नॉर्मल थिंग, पर जिस पे बीत रही है उसको पता होता है, सो वो थोड़ा एंग्जियस हो जाता है इस चीज़ को लेके। तो हमें जब वो एंग्जियस, सबसे पहले हम कहेंगे कि मैं तुम्हें देख रही हूँ कि तुम अपसेट हो, पर एक लास्ट डीप ब्रेथ लो, एक डीप ब्रेथ लो और थोड़ा रिलैक्स करो। इस चीज़ को हम सॉर्ट आउट करते हैं आराम आराम से। ठीक है, इतने बड़े स्टेटमेंट्स नहीं मारने। नर्स यही कहेगी कि आई सी यू अपसेट, टेक सम डीप ब्रेथ टू रिलैक्स अ लिटिल। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप प्रायोरिटी फॉर अ क्लाइंट हु इज प्लेस्ड इन रिस्ट्रेंट, से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। तो जो पेशेंट हमने रिस्ट्रेंट कर रखा है उसमें टॉप प्रायोरिटी क्या रहेगी नर्स की क्लाइंट के लिए? मॉनिटरिंग द क्लाइंट एवरी 15 मिनट्स, असेसिंग विद न्यूट्रिशनल एलिमिनेशन, परफॉर्मिंग ROM रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज फॉर ईच लिम्ब, चेंजिंग द क्लाइंट पोजिशन एवरी 2 आवर्ली। सो देखो सबसे पहली बात तो अगर कोई पेशेंट रीस्ट्रेन कर रखा है तो हम उसको एवरी 15 मिनट्स ही असेस करेंगे, बिकॉज रीस्ट्रेन से क्या होता है उसका कहीं पे भी उसको इंजरी हो सकती है। ठीक है, साइकेट्रिक पेशेंट है, ज़्यादा साइकेट्रिक पेशेंट होगा तभी रीस्ट्रेन करते हैं ना, नहीं तो साइकेट्रिक पेशेंट को भी रीस्ट्रेन नहीं करते। तो हम एवरी 50 मिनट्स उसको ऑब्जर्वेशन के अंडर ही रखते हैं, रीस्ट्रेन करके भी कोई पता ना हो उसको इंजरी हो जाए, कहीं से सर्कुलेशन रुक जाए। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं वो बात की है। सबसे पहले क्लाइंट की सेफ्टी देखनी है। ठीक है, क्योंकि रीस्ट्रेंट में हम सबसे पहले क्या देखते हैं? सेफ्टी। ये सारी चीज़ें सेफ्टी में नहीं आती, ये सारी, ये तो बॉडी की सेफ्टी के लिए, बट उसको पहले ही इंजरी से प्रिवेंट करना। कभी कोई साइकेट्रिक पेशेंट का टॉप प्रायोरिटी का रीस्ट्रेंट का क्वेश्चन आए तो हमें सबसे पहले सेफ्टी वाला ऑप्शन ही चूज करना है, ये टिप है। Next है, which of the following behavior indicates to a nurse that the client diagnosed with avoidant personality disorder is improving? तो एक avoidant personality मतलब सब चीज़ों को अवॉइड करना, किसी से लेना देना नहीं है, किसी पर्सन से लेना देना नहीं है, किसी को ओबे नहीं करना। तो नर्स को कैसे पता चलेगा जो ये पेशेंट है ये इस डिसऑर्डर से इम्प्रूव हो रहा है? इंटरेक्टिंग विद 2 clients, लिसनिंग टू म्यूजिक विद हेडफोन्स, सिटिंग एट द टेबल एंड पेंटिंग, टॉकिंग ऑन द टेलीफोन। ऑब्वियसली अगर कोई अवॉइडेंट नेचर का पेशेंट, हम कहते हैं ना ये हमें अवॉइड ही करता रहता है, हम इससे बात करना चाहते हैं ये अवॉइड ही करता रहता है, बात ही नहीं करता। अगर वो पेशेंट इंटरेक्ट करना शुरू कर रहा है किसी से, इट मीन्स उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। म्यूजिक सुन रहा है एक जगह पे हेडफोन्स लगा के, फिर तो वो किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, उसके अवॉइडेंट नेचर हमें पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, सिटिंग एट द टेबल एंड पेंटिंग, वो भी अवॉइडेंट नेचर ही हो गया, वो सबको क्या कर रहा है इस टाइम? सबको इग्नोर मार के ही बैठा है।
दूसरा है टॉकिंग ऑन द टेलीफोन इज़ लाइक वो किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा फेस टू फेस, ठीक है। तो इससे भी हमें नहीं पता चलेगा, हमें पता चलेगा जब वो पेशेंट अवॉइडेंट नेचर वाला किसी से बात करनी स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट है अ क्लाइंट विद एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर हैज अवॉइडेड फीलिंग्स ऑफ एंगर टूवर्ड्स हर रेपिस्ट एंड कैन नॉट वर्बली एक्सप्रेस देन और सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी टू असिस्ट द क्लाइंट विद एक्सप्रेसिंग अ फीलिंग। देखो आज साइकेट्रिक के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन ही करने हैं आपको, ट्राई करो ऐसे क्वेश्चन करो ताकि आप पेपर जो है इजीली सॉल्व कर पाओ। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन मत करना, मैं अभी अभी आपको बोल रही हूँ, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं और समझते नहीं हैं, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चंस करो, यही क्वेश्चंस आते हैं, आपको कहीं नहीं मिलेंगे ये क्वेश्चंस, आप सब जगह ढूंढ लो, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से करो, बिना स्किप किए ही सुना करो ताकि आपको रीज़न पता चले, ठीक है। जब आप किसी चीज़ का रीज़न सुनते हो ना तो आपकी जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है, उससे इंक्रीज़ होने से ना आप अपने माइंड को उस हिसाब से चलाते हो और उसी हिसाब से चला के आप अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हो जो कि सही होते हैं, ठीक है। क्लाइंट एक स्ट्रेस डिसऑर्डर में है, उसको एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर है, ठीक है। वो अपने उसका रेप हुआ है तो वो अपने रेपिस्ट के खिलाफ एक उसका एंगर है और एक उसकी फीलिंग्स हैं जो कि वो वर्बली एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, बोल नहीं पा रही है। तो नर्स ऐसी कौन सी एक्टिविटी उसे देगी ताकि वो अपनी एक्सप्रेशंस जो है वो एक्सप्रेस आउट कर पाए। तो क्या वो उसको पजल देगी, राइटिंग इन द जर्नल, या फिर मेडिटेटिंग या लिसनिंग टू म्यूजिक। तो देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो जो पर्सन है वो रेपिस्ट के टुवर्ड्स एंगर और फीलिंग्स रख रहा है पर वो वर्बली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, मतलब वो बोल नहीं पा रहा, उससे तुम बात भी करोगे ना तो भी नहीं बताएगा। अगर तुम उसे पजल दोगे तो वो यार बता थोड़ी पाएगा अपनी बात को, वो तो उसके मन में ही रहेगी। मेडिटेशन में क्या होगा, वो रिलैक्स होगा पर वो बात उसके फिर वो फीलिंग और एंगर वो उसके दिमाग में ही घूमता रहेगा। जब भी हमें कोई दिक्कत होती है हम बोलते हैं ना कि इसको खुल के बोलो ताकि तुम्हारा एंगर निकले, गुबार निकल जाए, है ना। लिसनिंग टू म्यूजिक भी उसको हेल्प नहीं करेगा, हम उसे कहेंगे कि तू एक जर्नल लिख। जर्नलिज्म आपको पता है क्या होती है, जैसे हम एक डायरी लगा लेते हैं, लिखते हैं, काफ़ी लोग अपना दिन पूरा लिखते हैं कि हमने क्या क्या किया, अपनी फीलिंग्स लिखते हैं कॉपी पे, तो उसको हम कहेंगे एक जर्नल लिखना स्टार्ट कर, जिससे वो अपनी फीलिंग्स और एंगर उसमें लिखेगी, ठीक है। जिससे उसको थोड़ा रिलीफ फील होगा, उसके एक्सप्रेशंस जो हैं, जो फीलिंग्स हैं वो आउट होगी, ठीक है। इन क्वेश्चंस को जितना आप नॉर्मल लाइफ से रिलेट करोगे ना यू विल गेट द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। द नर्स इज कंडक्टिंग अ फोकस्ड असेस फॉर अ जीआई सिस्टम ऑफ अ क्लाइंट विद अ बर्न इंजरी बट नॉट शुड असेस द क्लाइंट फॉर। नर्स आएगा यहाँ पे, नॉट नहीं आएगा, सॉरी, नर्स आएगा। तो एक नर्स है, बर्न इंजरी वाला पेशेंट है, उसका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पे असेस कर रही है। तो उसमें वो क्या असेस करेगी, पैरालिटिक इलनेस, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन, हाइटल हर्निया, कर्लिंग अल्सर। सो देखो जब भी हम किसी पेशेंट, जो भी बर्निंग वाला पेशेंट होता है, उसमें कुछ भी असेस करने जाते हैं तो हम कैसे असेस करेंगे, क्या करेंगे। पैरालिटिक इलनेस और जो गैस्ट्रिक डिस्टेंशन है ना, ये किस वजह से होती है, हाइपर गैस्ट्रिक एसिड जब सिक्रीट होता है, ठीक है, उसकी वजह से होती है। तो बर्न इंजरी में ऐसा कुछ नहीं होता, गैस्ट्रिक एसिड और स्ट्रेस की वजह से पैरालिटिक इलनेस और गैस्ट्रिक डिस्टेंशन देखने को मिलता है। हाइटल हर्निया इससे रिलेट नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, कर्लिंग अल्सर। कर्लिंग अल्सर और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सर तभी अकर होते हैं बर्नर। बहुत सारे पेशेंट बर्न इंजरी के, याद रखना जब भी तुम जीआई वाले बर्न पेशेंट का जीआई सिस्टम देख रहे हो तो उसमें तुम्हें पैप्टिक अल्सर और कर्लिंग अल्सर देखने को मिलेगा, बहुत सारे पेशेंट में होता है। क्या होता है, ये अल्सरेशन अपीयर होता है जब जैसे जैसे बर्न एक्सटेंड होता है, जितने एक्सटेंट का बर्न होगा वैसे वैसे ये अल्सर एक्सटेंड होगा। क्यों होगा, क्योंकि हाइपर सिक्रीशन हो जाएगी गैस्ट्रिक एसिड की और जो इंटेस्टाइनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परफ्यूजन है ना वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। क्यों होगी, बिकॉज जो पेशेंट है पेन में होगा, स्ट्रेस में होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। दूसरा उसका बॉडी का जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से उसको कर्लिंग अल्सर और ये पैप्टिक अल्सर देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टूडेज़ वीडियो। सो मुझे लगता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मैं तो अपना 100% दे रही हूँ, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख ही रहे हो मैं कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करा रही, आपको BFHS के रिलेटेड ही करा रही हूँ। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इन वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिए, हेल्प करिए दूसरों की भी, क्योंकि देखो इधर उधर के क्वेश्चन करके कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपके BFHS में आने हैं।
अगर आपको ऐसी क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए, क्योंकि देखो मैं भी इतने क्वेश्चंस एक ही वीडियो में नहीं करा सकती, सो आप वो मेरे से पीडीएफ लेके रोज़ के रोज़ प्रैक्टिस करिए, मेरी यूट्यूब वीडियोज़ देखिए, गोल्डन पॉइंटर्स पढ़िए, उससे आपको बहुत हेल्प होगा। सो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क।